सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैंने आपका जो पहला चैप्टर है गणित विषय का बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम जो है आपका संख्या एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। 2 क्लास में आपका पूरा जितना थ्योरी है और थ्योरी के साथ साथ जितने प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं आपको। और अब इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं अब तक, वह सारे प्रश्न हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही और क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले प्रायोरिटी पे हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत ही मेहनत से सभी क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में अभी से शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाली है। आपका जो पहला चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षा में, उसके प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्न को। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, पाई है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या पूर्णांक संख्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है क्योंकि इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जो पाई का एग्जैक्ट मान होता है वह होता है 3.14 और यह मान चलता जाता है, खत्म नहीं होता है। और इसे हम लोग किसी पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते, किसी भिन्न के रूप में इस प्रकार नहीं लिख सकते, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर होता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या है 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब बोला एक परिमेय संख्या एक रैशनल नंबर है 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल जो 5/19 है और इसका जो योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स जो है इसका, इन दोनों का गुणनफल यानी कि इन दोनों का आप गुणा कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर दें और उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिले उसका आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालो, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लो। आपको क्या क्या करना है, 5/19 का पहले तो योज्य प्रतिलोम निकालना है, फिर उसका गुणा 5/19 में कर लेना है। 5/19 का ही आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है और गुणा उसी का योज्य प्रतिलोम जो आएगा उसका गुणा आपको 5/19 में कर लेना है। दोनों का जो गुणनफल आपको मिल जाएगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। तो 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उसमें जोड़ दिया जाए तो उसका मान 0 हो जाए। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उसमें जोड़ दिया जाए तो उसका मान 0 होता है, ठीक। तो अगर कोई संख्या a दी रहती है तो उसका योज्य प्रतिलोम -a होता है, ठीक। तो 5/19 का योज्य प्रतिलोम जो हो जाएगा वह -5/19 हो जाएगा और इन दोनों का गुणनफल आपको लेना है, यानी कि 5/19 गुणे 5/19 का गुणा आपको 5/19 के योज्य प्रतिलोम से लेना है, यानी कि -5/19 से लेना है। अब तो देखिए दोनों का गुणा जो हो जाएगा वह कितना आ जाएगा, 5×5 = 25 और -25 हो जाएगा ये, और 19 का गुणा 19 में होगा तो ये आ जाएगा 361। अब आपको दोनों का गुणनफल मिल गया, गुणनफल आपको कितना मिल गया, -25/361। अब इसी का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा यह आपको बताना है। तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वह संख्या होता है जिससे उसमें गुणा कर दिया जाए। जैसे a अगर एक संख्या है तो a में किससे गुणा किया जाए कि दोनों का मान जो हो जाए वह 1 के बराबर हो जाए। मान लेते हैं a में x का गुणा कर देते हैं तो मान 1 आ जाता है, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 1/a, यानी कि किसी भी संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/a होता है, ठीक। यानी कि यह कितना हो जाएगा, -25/361 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/-25/361। अब देखिए
1 के बटे में है -25 बटे 361, तो इस 361 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -361 बटे 25, इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो सामने आ जाएगा और 361 ऊपर चला जाएगा, तो -361 बटे 25 यह उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यह आप जानिए। जैसे एक संख्या 1/2 और दूसरी संख्या है 3/2, तो इसके बीच आप अनंत संख्याएं खोज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया जाए कि 12/22, 13/22, 14/22, तो ये सब क्या होगा, ये सब 1/2 और 3/2 के बीच की संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, पाई है एक विषम भिन्न, एक सम भिन्न, एक अभाज्य, एक अपरिमेय संख्या। तो पाई जो होता है यह एक अपरिमेय संख्या होता है, यह पहले ही आपने देखा, तो एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 व 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। अब देखिए प्रश्न को समझिए, पूछे हुए प्रश्न है सभी, ये आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन फिर बनेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं अलग से उठ के नहीं आएंगे। जो गणित के कॉन्सेप्ट हैं, जो नियम हैं, जो आपने पढ़ा है, उन्हीं में से प्रश्न बनेगा और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे फिर से प्रश्न बनेगा। बस क्या चेंज होगा, जो आपके नंबर्स हैं वो चेंज होंगे। अब देखिए दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं x है और y है, और बता दिया है कि इनका जो योगफल है यानी कि x प्लस y जो है वह 11 है और x इंटू वाई जो है वह कितना है, 18 है। अब पूछ रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि कोई संख्या x है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x, और कोई संख्या y है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/y। इन्हीं का योग पूछ रहा है, मतलब कि 1/x प्लस 1/y, यही तो होगा व्युत्क्रमों का योग। तो इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग का मतलब क्या हो गया, 1/x धन 1/y। इन दोनों संख्याओं को उल्टा करके हमने जोड़ दिया है। अब देखिए अगर आप हर बराबर करते हैं तो x इंटू वाई इसको लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे y नहीं था तो यहाँ पे y आ जाएगा, और प्लस बीच का निशान, और यहाँ पे x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई x इंटू वाई। तो x प्लस वाई हमको यहाँ से पता है कितना है, 11 है, 11 लिख देंगे, और यहाँ से 18 पता है इंटू वाई, तो हो जाएगा 11/18। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा 11/18, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। अब दो अंकों वाली एक संख्या है, ठीक है, दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम जो है वह उलट जा रहा है, आपसे संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे बोला दो अंक की संख्या है, ऐसी संख्या है जिसमें 2 डिजिट हैं, तो दोनों डिजिट को हम लोग मान लेते हैं, एक डिजिट x है, एक डिजिट y है। अब संख्या क्या होगी, नंबर क्या होगा, यह आप कैसे लिखोगे, संख्या क्या होगी, नंबर क्या होगा। तो मान लेते हैं इकाई के स्थान पे y है और दहाई के स्थान पे x अंक है। तो दहाई के स्थान पे अगर x अंक है तो संख्या अगर लिखेंगे तो x में 10 का गुणा होगा और यह जुड़ जाएगा y में, तो ये हमारी बनेगी संख्या। क्यों, क्योंकि आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यह आपको पता है। अब अंक जैसे लिखे जाते हैं, नंबर तो आप सिंपली इस तरीके से लिख देते हैं, मान लेते हैं 47 आपको लिखना है तो आप समझ गए कि 47 लिखा हुआ है, लेकिन
यह एक्चुअली कैसे लिखा होता है? यह लिखा होता है 4 गुणे 10 धन 7, ये होता है 47। ठीक इस तरीके से होता है। तो जब अंक हमने x और y माना है तो एक्चुअली हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10x प्लस y, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि दोनों अंकों का योग 7 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या है? x प्लस वाई बराबर है 7। और बोल रहा है कि अगर संख्या जो है उसमें हम लोग 27 जोड़ दें तो क्रम जो है पलट जा रहा है। तो अगर क्रम पलट जा रहा है तो क्रम पलटने पे क्या संख्या होगी? क्रम पलटने पर जो संख्या होगी वह कितनी होगी? वह संख्या होगी, जैसे x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x हो जाएगा, यानी कि 10y प्लस x, यह नंबर बन जाएगा क्रम पलटने पे। ठीक, यह आप समझ पा रहे होंगे। अब मान लेते हैं 27 हम जोड़ रहे हैं, जो पहली संख्या है हमारे पास 10x प्लस वाई में अगर 27 हम जोड़ रहे हैं तो यह कितना बन जा रहा है? यह बन जा रहा है क्रम पलट के 10y प्लस x। ठीक, यही हो रहा है। अब यहीं से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। पहला इक्वेशन यह हमें पता है और दूसरा यहाँ से बनेगा। देखिए, अब इस x और y को बराबर के इधर ले आइए तो 10x और ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो 10x में से x घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 9x, फिर प्लस y है और इधर प्लस 10y है, बराबर किधर आएगा? माइनस 10y हो जाएगा और ये प्लस y कितना बच जाएगा? माइनस 9y, फिर प्लस 27 बराबर हो जाएगा 0, या फिर इसी को लिख सकते हैं 9x माइनस 9y बराबर माइनस 27, या फिर ये देख रहे हैं आप बराबर के इधर उधर सब 9 से कट रहे हैं तो 9 से काट दीजिए, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 3। 9 हमने कॉमन लेकर के काट दिया है दोनों साइड। ठीक, अब क्या है? ये देखिए पहला इक्वेशन है और ये है दूसरा इक्वेशन। ठीक, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो x माइनस वाई यह आपका दूसरा इक्वेशन है और x प्लस वाई बराबर 7, यह पहला इक्वेशन है। दोनों को जोड़ लीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 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 चिन्ह वही रहेंगे, जुड़ने में चिन्ह वही रहता है। तो 2x और देखिए प्लस वाई और माइनस वाई ये कट जाएंगे आपस में, 0 हो जाएगा। और ये देखिए प्लस 7 है, ऊपर माइनस 3 है, तो कितना हो जाएगा? 4, और x बराबर कितना आ जाएगा? 4/2 यानी कि 2। x की वैल्यू 2 आ गई और इसी x की वैल्यू आप इसी दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमको 2 मिल गई, तो y की वैल्यू हम लोग किसी भी समीकरण में पुट करके रख दे निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसी समीकरण में रखेंगे तो 2 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 7, y की वैल्यू हो जाएगी 7 और प्लस 2 बराबर उधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो नंबर हमारा कितना बन जाएगा? जो इनिशियल नंबर था वह कितना बन जाएगा? वह बन जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि 20 प्लस 5 यानी कि 25। ये इनिशियल नंबर और इसमें 27 आप जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 52। तो बिल्कुल सही आपका उत्तर आया है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो वह संख्या होगी तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या आपकी 25 होगी। 52 मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि वह संख्या जो इनिशियल नंबर यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, वही संख्या पूछ रहा है जिसमें 27 जोड़ने के बाद पलट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस की भी आप मदद ले सकते थे और ऑप्शन को भी चेक कर सकते थे कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें हम 27 जोड़ें तो उसका मान जो है वह बिल्कुल पलट जाएगा। ठीक, और दोनों संख्याओं का योग 7, तो 7 तो सम्य योग आपको मिलेगा, बल्कि आपको 27 जोड़ के देखना होगा कि कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है। सभी ऑप्शंस में 27 जोड़िएगा, जिसका मान जो हो जाएगा, जिनके अंक पलट जाएंगे, वही जो संख्या होगी वही सही होगी। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं, बल्कि मैनुअली मैंने आपको करके दिखा दिया है ताकि कहीं आप फंसो तो करके देख लो। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। तो 496 और 318 को जोड़ लीजिए,
8 6 14 और हासिल लगा 1, 10 और 1 11, फिर से हासिल लगा 1, 7 1 8, 814 ये संख्या आ रही है। 814 में निकटतम सैकड़ा मान आपको बताने को कह रहा है। अब देखिए 814 800 के ज्यादा करीब है या 900 के, में बस 800 में बस 14 जोड़ देंगे तो 814 मिल जाता, जबकि 900 पाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 86, यानी कि 800 के करीब ज्यादा है 814, तो निकटतम सैकड़ा मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 800। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। 9000 और 3000 के बीच, तो 3000 में से पहले तो आप 999 घटा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 999 के बाद कितनी संख्याएं आएंगी 3000 तक, तो ये हो जाएगा कितना 2001। अब देखिए 999 के बाद यानी कि 1000 को लेकर के और 1001 से इस तरीके से सभी संख्याओं को काउंट करते हुए 3000 तक अगर हम जाते हैं सभी संख्याओं को एक एक गिनते हुए तो 2001 संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पे कहा क्या गया है इनके बीच, यानी कि आपको 999 को छोड़ देना है और 3000 को छोड़ देना है। 999 तो वैसे ही छूटा क्योंकि 4 अंकों की संख्या लिखनी है, और 3000 को इसलिए छोड़ना है क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या पूछा है। यहाँ पे के बीच लिखा हुआ है, 3000 तक यहीं अगर लिखा होता तो 3000 को भी इसी में इंक्लूड किया जाता। तो यहाँ पे 3000 को एक काउंट करते हुए 3000 भी तो एक संख्या है 4 अंकों की, तो इसीलिए एक घटा देंगे और ये हो जाएगा 2000। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका बी है 2000 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। अब 9361, अब देखिए मैंने आपको विभाजिता के नियम बताए हैं और उसमें मैंने 11 का नियम आपको बताया है। 11 का नियम क्या होता है, जो ऑड प्लेस पे नंबर्स होते हैं उनको जोड़ लो, यानी कि 9 धन 6 कितना हो गया 15, और जो इवन प्लेस पे नंबर्स हैं उनको जोड़ लो। तो इवन प्लेस पे नंबर्स क्या हैं 3 धन 1 यानी कि 4। अब इन दोनों का अंतर ले लो, दोनों का योग का अंतर यानी कि 15 माइनस 4 कितना आ गया 11, और 11 जो है वह 11 से तो कटता ही, यानी कि यह संख्या 11 से कटेगी। ठीक, अगर जो अंतर आता है वह 11 से कट रहा होता है तो वह संख्या 11 से कट रही होती है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही होगा। 9361 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग है, यानी कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, और इसमें इसके बाद 3 एक अभाज्य संख्या है, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11। देखिए 5 अभाज्य संख्याएं हो गई, इन्हीं का योग हमको लेना है। तो 2 धन 3 5 हो जाएगा, और 5 10 हो जाएगा, 7 17 हो जाएगा, और 11 28 हो जाएगा। तो 28 आ जाएगा योग प्रथम 5 ऋण या जिसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभी हमने अभाज्य संख्याओं को लिखा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ये देखिए बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक चैप्टर है आपका, बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया है। तो सभी वीडियोस को आप शेयर जरूर करते रहिएगा अधिक से अधिक। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देखिए एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या क्या होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर संख्या अभाज्य है तो वह तो सम नहीं होगी, क्योंकि सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से कटती हैं। तो 2 से कट गई मतलब किसी एक संख्या से वह कट गई तो वह तो अभाज्य रह नहीं गई। इसी तरीके से
अभाज्य संख्या विषम होती है। तो अभाज्य संख्या सभी देखिए विषम संख्याएं, कोई ऐसा जरूरी तो है नहीं, जैसे 15 एक विषम संख्या है, 5 से 3 से कटता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या एक विषम संख्या हो। और संयुक्त संख्याएं जो होती हैं वह दो संख्याओं के गुणे के बाद मिलती हैं, जैसे 2 गुणे 3 के बाद 6 मिलता है, तो दो इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो संख्या मिलती है उसे संयुक्त या कंपोजिट नंबर बोलते हैं, या भाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो भाज्य जो संख्या है वह अभाज्य संख्या तो होगी नहीं, तो यह भी जो ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यही सब सही ऑप्शन होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह संख्या है। तो अब देखिए पूर्ण वर्ग कौन सी संख्याएं होती हैं, जो स्क्वायर के रूप में होती हैं, ठीक है। तो स्क्वायर आपको सभी संख्याओं के याद होने चाहिए लगभग। इसका स्क्वायर कैसे होता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, 7 का 49 हो गया, 8 का 64 हो गया, 9 का 81 हो गया, 10 का 100 हो गया। अब इस तरीके से मोटी मोटा आपको अंदाजा लग रहा होगा, 1 के स्क्वायर का 1, 2 के स्क्वायर का 4, और इसी तरीके से अगर बढ़ते हैं तो 10 का स्क्वायर होता है 100, इसी तरीके से 11 का स्क्वायर होता है 121, और 20 का स्क्वायर होता है कितना, 400। तो अब देखिए यह जो संख्या है 269, यह 400 से छोटी ही है, तो इसका जो स्क्वायर होगा, यह जिस संख्या का स्क्वायर होगा वह कहीं ना कहीं 11 और 20 के बीच में लाई कर रही होगी, यह तो आपको पता है। और 15 का जो स्क्वायर होता है वह 225 होता है, यह आप लोग याद रखोगे तो इतना अंदाजा आप तुरंत लगा लोगे। 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 17 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 289, ठीक, ये हो गया। अब देखिए 289 के सबसे करीब पड़ रहा है 269, ठीक। अब इसमें अगर हम लोग केवल 20 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 289, 269 में अगर हम लोग 20 जोड़ दें तो हो जाएगा 289। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा 20, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट निकालने का भी दोस्तों एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में हमको पता चल जाता है कि अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि इतना अगर जोड़ दें घटा दें तो हमें जो पूर्ण वर्ग है वह संख्या मिल जाएगी। तो वो प्रोसेस लंबा हो जाता है, वह मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके, ठीक। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 है, यदि संख्या 625329115 ए, देखिए इकाई के स्थान पे क्या लिख दिया गया है, एक वेरिएबल ए 6 से पूर्णतया विभाजित है, तो ए के स्थान पे पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो 6 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, यह जो संख्या है यह 6 से विभाजित होती है, यह बताया गया है। और ए के स्थान पे कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या आ सकती है, यह हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए विभाजिता के नियम में मैंने आपको बताया कि कोई अंक, कोई संख्या अगर 6 से कटेगा तो सबसे पहले तो उसका 2 और 3 से कटना जरूरी है, ठीक है। तो अब ए की जगह अगर आप सोचिए कौन कौन से अंक हो सकते हैं, तो ए की जगह 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 ना 2 से कटेगा ना 3 से। अब 2 होगा ए की जगह तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। अब 3 होगा तो 3 की जगह 3 तो 2 से कटेगा नहीं। इस तरीके से 4, 5 आप चेक करेंगे, 6 जो है वह दोनों से कटेगा, तो ए की जगह 6 हो सकता है और कोई अंक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगर ए के जगह पे 6, इस संख्या में अगर ए की जगह 6 लिख दिया जाए तो यह संख्या क्या होगी, 6 से पूर्ण तरीके से विभाजित होगी, और 6 वह अंक होगा जो सबसे बड़ा अंक हो सकता है। और 6 के बाद भी देखिए 7, 8, 9 यह भी क्या होंगे, यह या तो 2 से नहीं कटेगा या फिर
3 से नहीं कटेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हो गया 1000 और सबसे बड़ी संख्या हो गया 9999। 9999 में अगर हम लोग जोड़ेंगे 1000 तो हो जाएगा 10,999, यही संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है 10,999, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, यदि संख्या में देखिए इकाई के स्थान पे क्वेश्चन मार्क है, 3 से विभाजित है, तो क्वेश्चन के स्थान पे सबसे बड़ा अंक कौन सा हो सकता है। तो 3 से विभाजिता का नियम मैंने आपको बताया है। जब सभी संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं और वह 3 से कटता है तो वह पूर्णतया 3 से विभाजित होता है। ठीक, तो अब किस तरीके से होगा, तो सभी अंकों को अलग अलग जोड़ लीजिए। देखिए 5 धन 1 धन 3 धन 2 धन 4 धन 1 धन 6 धन, अब क्वेश्चन की जगह पे मान लेते हैं कोई अंक है a और बटे में यह 3 से कटना चाहिए। ठीक, यह होता है 3 से विभाज्य होने का नियम। तो अब देखिए 5 धन 1 6 और 3 9 2 11 11 और 4 15 1 16 और 6 16 और 6 22, तो ये हो जाएगा 22 धन a और बटे में 3। अब यह देखिए कि अगर 22 में क्या जोड़ दिया जाए, कौन सा ऐसा अंक जोड़ दिया जाए। देखिए a एक अंक है, a क्या है, एक अंक है, तो इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है। 1 से 9 और 0 के बीच में हो सकता है कुछ भी। तो 1 का मान अगर 1 होता है तो 22 धन 1 23 होगा और 23 बटे 3, तो 23 बटे 3 यानी कि यह पूरा पूरा कटेगा नहीं और संख्या जो होगी वह 3 से विभाजित बनेगी नहीं। अगर 1 के स्थान पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगर हम 1 लिखते हैं तो यह संख्या क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा। इसी तरीके 2 रखेंगे तो ये 24, 3 से तो कटेगी ये संख्या, लेकिन हमें कौन सा अंक खोजना है, हमसे सबसे बड़ा अंक खोजना है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से लास्ट में अगर हम 8 रख देंगे तो यह संख्या क्या बन जाएगी, यह 22 धन a 22 धन 8 यानी कि कितना बन जाएगा 30, और जो कि 3 से कटेगा। ठीक है, 9 रख देंगे तो 31 बन जाएगा। ठीक, इसीलिए a की जगह 8 आएगा और यह 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 8, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये संख्या को आप 3 से विभाजित करके देखिएगा, 8 रखने के बाद यह पूरी तरीके से विभाजित होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 है, 1715 यानी कि 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों में अंतर है। तो अब देखिए 17 और 15 दशमलव 271 में 7 का स्थानीय मान, दशमलव के बाद अगर संख्या आती है, ठीक है, तो उसका स्थानीय मान निकालने के लिए दशमलव के बाद अगर कोई अंक आता है तो उसका स्थानीय मान निकालने के लिए वह अंक लिखेंगे और गुणे में 1 के बटे में 1 के आगे वह दशमलव के बाद जिस स्थान पे होगा उतना जीरो। पहले स्थान पे होगा तो 1 जीरो, दूसरे स्थान पे होगा 2 जीरो, तीसरे स्थान पे होगा तो 3 जीरो, तो दूसरे स्थान पे है यानी कि 2 जीरो। तो इसका मान कितना आ जाएगा 7/100, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं 0.07। 2 स्थान पे दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 0.07। और यहाँ पे अगर 7 का हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे तो ये किसके स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे है, यानी कि अंक को लिखेंगे और उसमें 100 का गुणा कर देंगे यानी कि 700। अब अंतर निकालना है तो 700 और ऋण 0.07, तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 699.93, यह आ जाएगा
वैल्यू। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिया गया है 699.93, यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, तीन क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होगा। तो यहाँ पे आप जोड़ के उनके देख लीजिए, 3 का 3 गुणज, ठीक है, 3 का 3 गुणज। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि 3 में x का गुणा करके एक गुणज निकाला गया 3x, ठीक। अब क्रमागत गुणज है तो फिर 3 में गुणा होगा x धन 1 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3। और इसी तरीके से एक जो इनका अलग हो जाएगा वो हो जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि हो जाएगा 3x प्लस 6, ठीक। तो ये तीन जो हो जाएंगे, यह 3 क्रमागत आपके 3 के गुणज हो जाएंगे। तो इन सभी का योग बोला गया है 3x प्लस 3x प्लस 3 प्लस तीसरा जो गुणज है 3x प्लस 6, इन सभी का योग है 99 के बराबर, ठीक। अब देखिए 9x धन 9 बराबर है 99, और इसी को लिख सकते हैं x धन 1 बराबर 11, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 11 ऋण 1 यानी कि 10, यानी x की वैल्यू 10 आ गई यहाँ पे। अब संख्याएं आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 में 3 का गुणा हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा कितना 36। तो 30, 33, 36 ये संख्याएं आपको मिल गई। ऑप्शन सी जो हो जाएगा 30, 33, 36 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, 121 और 012 में 12 से भाग देने पर शेषफल है। तो शेषफल देख लेते हैं हम लोग कितना आएगा, 12 से भाग दे करके देख लेते हैं। तो देखिए 12 दहाई में 120 होता है, तो 10 बार पहली बार, फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा 1 और 0 है उसके आगे 10, तो कटेगा नहीं, 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 101, तो 12 अट्ठे 96 होता है, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। फिर बच क्या जाएगा, 101 में से 96 जाएगा, तो ये बचेगा 5, और ये हो जाएगा 52, और 12 चौक 48 होता है, तो 4 बार में, और 52 में से कितना बचा, 4 बचा, तो शेषफल कितना बचा, 4। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 4, यह बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, किसी प्राकृत संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है कोई प्राकृतिक संख्या है, उसका प्रत्येक अंक या तो 3 होगा या फिर 4 होगा, ठीक है, और यह 3 और 4 दोनों से कटती है। तो अब देखिए 333, 4 से कटने के लिए आपको पता है कम से कम वह संख्या तो सम होनी चाहिए, तो विषम संख्या का 3 की संख्या का होने का तो सवाल नहीं उठता। और उसके बाद देखिए 4 से और 3 से दोनों से कटना चाहिए, तो अब हम चेक करेंगे 444 को। तो 444 को जब हम चेक करेंगे तो 4 से तो कट ही रहा है, सभी अंक 4 हैं, और उसके बाद 444 को देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो योग ले लेंगे, तो तीनों का योग लेंगे, 4 धन 4 धन 4, तो ये हो जाएगा 12, 12 आ रहा है, 12 3 से कटता है, यानी कि यह संख्या 3 से कटेगी। और बाकी देखिए अगर 44 होगा तो योग जो होगा 8 आएगा, और 3 से नहीं कटेगा, इसी तरीके से ये 16 आएगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन बी जो है 444 ऐसी संख्या है जो 4 से मिलकर के बनी है पूरी तरीके से, और 4 और 3 दोनों से पूरी तरीके से विभाजित होती है, ठीक। तो ऑप्शन बी सही हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, एक सही 1/2 में कितने आधे हैं। तो एक सही 1/2 में कितने आधे हैं, तो इसे लिखा जा सकता है 2 गुणे 1 धन 1, यानी कि 3/2। अब इसमें कितने आधे हैं, देखिए अगर हमें निकालना होता है 12 में कितने 3 हैं, तो हम 3 से भाग दे देते हैं, ठीक। तो ये निकल आता है कि
12 में 4 3 है। इसी तरीके से 3/2 में कितने आधे हैं यह निकालने के लिए आधे से भाग दे देंगे। तो इस 2 का गुणा ऊपर 3 में हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 गुणे 2 और बटे में है 2, 2 2 कट जाएगा, आ जाएगा उत्तर 3। तो 3/2 में 3 आधे हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/2 धन 1/2 धन 1/2 आप करोगे तो आपको कितना मिलता है 3/2, यानी कि 3/2 में 3 आधे हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, इफ 9 + 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 यह बराबर किसके होगा। तो देखिए 9 धन 7, यह पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 16 और भागा 4 और गुणे 5। अब देखिए 16 में 4 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और गुणे 5, ये कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 20। तो पहले जहां भी ब्रैकेट दिखता है हमें पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद भाग होता है, फिर गुणा होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 व 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर, मान लेते हैं पहली जो संख्या है x है, दूसरी जो संख्या है y है, तो दोनों संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल यानी कि x माइनस वाई बराबर है 5 और x इंटू वाई बराबर है 36। तो उनके व्युत्क्रमों का यानी कि 1/x और 1/y का अंतर यानी कि 1/x माइनस 1/y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसे कितना लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है हर बराबर कर लीजिए x इंटू वाई हो जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा y माइनस एक्स। तो ऊपर देखिए क्या है y माइनस एक्स अंतर है यानी कि अंतर है 5 और नीचे है गुणनफल 36, तो 5/36 ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, मान लीजिए ऋण 2 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 4 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 6 यह किसके बराबर आएगा। तो देखिए पहले कितने ऋण का गुणा हो रहा है, कुल ऋण का गुणा हो रहा है 5 बार। अगर 5 बार ऋण का गुणा होगा तो यह क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ऑड बार कहीं पे किसी एक चिन्ह का गुणा हो रहा है तो वह वही चिन्ह रहेगा, और अगर इवन बार हो रहा है, अगर इवन बार हो रहा है तो वह पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव का गुणा ऑड बार हो रहा है, जैसे माइनस का गुणा 3 बार तो वो माइनस ही होगा, माइनस का गुणा 5 बार तो वो माइनस होगा, 7 बार होगा तो भी माइनस होगा। तो अब देखिए यहाँ पे पहले तो आप समझ गए कि जो भी आएगा उत्तर वह माइनस में आएगा, और 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6, 2 त्रिक 6, 6 चौक 24 और 24 पच्चे 120 और 120 छक यानी कि 12 छक कितना होता है 72 और 0 720 और माइनस में उत्तर आएगा तो माइनस 720 उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सभी संख्याएं जितनी दी गई हैं उनका आपस में गुणा कर लीजिए, और माइनस का चिन्ह देखिए कितनी संख्याओं का गुणा हो रहा है, 5 संख्याओं का गुणा हो रहा है, यानी माइनस का गुणा माइनस में 5 बार होगा तो ऑड बार होगा। अगर विषम बार माइनस का गुणा हो रहा है तो सीधे आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, अगर सम बार हो रहा है तो वह पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जैसे माइनस का गुणा 2 बार होता है तो वह प्लस हो जाता है, इसी तरीके से माइनस का गुणा 4 बार होता है तो भी प्लस हो जाता है, 6 बार होता है तो भी प्लस हो जाता है, लेकिन ऑड बार अगर होता है विषम बार तो माइनस ही रहता है। ठीक, तो माइनस 720 उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, 44 माइनस 6 धन 43 गुणे 2 माइनस 87 बराबर कितना होगा। तो देखिए 44 माइनस 6 धन 43 गुणे 2 माइनस 87, बहुत ही आसान बोर्डवांस के नियम पे एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे 2011 में पूछा था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 44 माइनस 6 धन 43 गुणे 2 ये हो जाएगा 86 और माइनस 87। अब प्लस माइनस कैसे भी आप करते हुए चले आओ। तो देखिए 44 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 38 और
फिर देखिए 86 में से 87 घटेगा यानी कि बचेगा -1 और 38 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 37। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 37 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपने कुल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न थे सभी को आपने देख लिया। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर दे करके आप लिखिएगा, हम उस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए थे यह प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस चैप्टर का और प्रैक्टिस करना है या फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आपको चलना है, आगे पढ़ना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, बाकी मैं आपको और प्रैक्टिस करा दूं या ना करा दूं आप यह मुझे कमेंट करके बताइए। और कहीं कोई डाउट आप खुद से भी पढ़ते रहिए, कहीं भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। यह जो पहला चैप्टर है यह आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी महत्वपूर्ण क्लासेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। गणित विषय की सभी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, गणित के सामने आप क्लिक करिएगा, आपको सभी जितने भी क्लासेस हैं मैथ्स के सभी देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपको सजेशंस होंगे, जो भी सुझाव होंगे, आप हमें जब आपके जो भी दिक्कतें और जो भी सुझाव होंगे आप मुझे आपकी जो भी दिक्कतें हैं, सुझाव हैं, वह आप हमें कमेंट करके बताइए। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।